हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई जाती है, जिसमें सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन परीक्षाओं में जैसे एलटी ग्रेड की परीक्षा, साथ ही साथ जीआईसी और जीडीसी की परीक्षा, इनमें सामान्य अध्ययन के कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हल कराया जा रहा है। तो अभी तक हमने एलटी 2018 एलटी 2018 के साथ-साथ जीआईसी के अभी तक जितने पेपर आयोग द्वारा कराए गए हैं, वे और साथ ही साथ जीडीसी का जो 2021 में पेपर हुआ उसको हल करा दिया गया है। इसके साथ ही आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा जिसके 3-4 पेपर आयोग द्वारा अभी तक कराए गए हैं, ये सभी जो है पेपर को इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कवर कराया जा चुका है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए पेपर को करेंगे, जो लोक सेवा आयोग द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। वह है परीक्षा जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2019। ये 2019 का विज्ञापन था और इसकी परीक्षा भी 2019 में ही आयोग द्वारा कंडक्ट कराई गई है। तो आइए जो है इसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हल करते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह रीजनिंग से संबंधित है। देख लेते हैं क्या प्रश्न था। निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। अब एक बॉक्स दे दिया गया है, उसमें जैसे 5, 60 और 10, 75, उसी तरह दूसरा बॉक्स दिया है जिसमें 4 खाने बने हैं, एक खाने में 3, 36 और 6 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मार्क में ही आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। अब देख लेते हैं कौन सा जो है यहाँ पर क्रम फॉलो किया जा रहा है क्वेश्चन में। अब 5 और 75 को अगर ध्यान से देखें, तो 5 में हम जो है 15 का गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 75। उसी प्रकार 10 को कितने में गुणा करें कि 60 हो जाए, तो 10 का 6 में गुणा कर दें तो 60 हो जाएगा। साथ ही साथ अब देखो वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। 6 में हम कितने का गुणा करें 36 हो जाए, तो यहाँ कितने का गुणा किया था 6 का, तो यहाँ भी 6 का गुणा हो रहा है। और यहाँ 5 में कितने का गुणा किया तो 75 हो रहा था, यहाँ 15 का गुणा किया, तो यहाँ 3 का भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 15 से। तो 3 से अगर 15 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो है रीजनिंग का प्रश्न था। इसको जो है देख लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न जो है मैथ्स का है। तो मैथ्स के प्रश्नों को जैसे मैंने पहले भी बताया है, मैथ्स के प्रश्नों को अभी छोड़ते हैं। एक वीडियो बनाकर उसमें सारे मैथ्स के प्रश्नों को हल करा दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो किसने पराजित किया और प्रभुत्व स्थापित किया? भृगु ने। अब एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु ने के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के छत्री विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या है? भृगु। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? जॉर्ज कर्जन। द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट जापान कोरिया चाइना नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड जॉर्ज कर्जन है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? 1894 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक बार इसकी व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। इन गुफाओं की खोज 1818 में डेजर फील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है। तो इस प्रकार कई सारे तथ्य हैं, आप जो है इसको एक बार देख लीजिए। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? तो भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। ऑप्शन ए। इसे चेन्नई के कुंबाकोनम शहर स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। अगला प्रश्न जो है वो करंट से संबंधित है। करंट के प्रश्नों को हम लोग स्किप करते हैं। तो करंट के प्रश्न को अभी पुराने करंट के प्रश्नों को हल करने का कोई औचित्य नहीं है। अब पेपर में जो भी करंट बनेगा वो सभी जो है नए प्रश्न रहेंगे। तो करंट के सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से जो नए करंट है उसको हल करा दिया जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं
15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न भी करंट से संबंधित है। 16वां प्रश्न देखते हैं। अब 16वें प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ अम्लों का नाम दिया गया है, जबकि सूची 2 में उनके स्रोत कौन से हैं ये दिया है। अब जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, वहीं जो है इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मक्खन, नींबू, सिरका और दूध। अगर हम लोग देखें तो एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड का स्रोत क्या है? सिरका। एसिटिक एसिड सिरका। लैक्टिक एसिड किसका स्रोत है? दूध का। ब्यूटेरिक एसिड किसका स्रोत है? मक्खन का। और सिट्रिक एसिड किसका स्रोत है? नींबू का। तो इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3 4 1 2। अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? अब जो है 4 इसमें प्रजातियां दी हुई है, 3 प्रजातियां तो मछली की हैं जबकि एक मछली की नहीं है, वही आपको बताना है। तो जो उपर्युक्त विकल्प है उसमें जेलीफिश वास्तविक मछली नहीं है। जेलीफिश क्या है? जेलीफिश जो है सिलेंट्रेटा संघ का एक जीव है। शेष अन्य वास्तविक मछलियां हैं, बाकी अन्य मछलियां हैं, फिशेस हैं, जबकि जेलीफिश क्या है? ये एक सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। 18वां प्रश्न है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उत उत्पाद के रूप में होता है? तो किसका होता है? लैक्टिक एसिड का। एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कठोर व्यायाम के कारण मांसपेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान का अनुभव होता है। यह शरीर में तब बनता है जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है। जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण बॉडी करने लगती है। और इससे क्या ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर क्या होगा? शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है, तब जो है जाकर लैक्टिक एसिड बॉडी में फॉर्म होने लगती है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें जो है 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन, रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है और रतौंधी जो है वृद्ध जनों को होती है, युवाओं को नहीं होती। अब इसमें सही उत्तर बताना है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, रंग वर्णांधता जो है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि दूसरा कथन गलत है, रतौंधी वृद्धजनों में होती है, युवाओं को नहीं होती। ये कथन गलत है। अब क्यों गलत है, आइए एक बार इसकी व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। रंग वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि स्त्रियां इस रोग में वाहक का कार्य करती हैं। रंग वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता पुरुषों में 8%, जबकि महिलाओं में केवल 0.5% होता है। रतौंधी वृद्ध एवं युवा सभी को हो सकती है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम रोशनी में देखना असंभव हो जाता है। यह समस्या जन्म से चोट, कुपोषण के कारण हो सकती है। इसका प्रमुख कारण विटामिन ए की कमी से होता है। अब जो है रतौंधी वृद्धजनों में होती है, युवाओं को नहीं होती। ये कथन गलत था। क्यों गलत था? वृद्धजनों के साथ ही साथ ये युवाओं को भी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न, इसमें भी जो है 2 कथन दिया है, एक कारण है, एक कथन है, एक कारण। अब इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। कथन में कह रहा है कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, और कारण ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। अब इसमें ए सही है किंतु आर असत्य है। क्यों ऐसा है, आइए एक बार व्याख्या देखते हैं। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता, बिल्कुल पहला कथन वही था। तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और यहाँ पर क्या दिया था? अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बल्कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है जो उसके दोलन की दिशा से संबंधित है। इस प्रकार जो है कथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कब हुई थी? तो 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है तथा यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से मेडागास्कर है, और हिंद महासागर जो है मेडागास्कर जो है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 5,87,041 किलोमीटर है। 23वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी।
अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 4380 किलोमीटर है और इसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये देहरादून में अवस्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन का पहला भारतीय फोटो निर्वाचन संस्थान IPI के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन, भू सूचना स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न में पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। और वर्तमान में इस संगठन में 13 सदस्य हैं। जनवरी 2022 को कुवैत के हैथमैल बैस को ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया था। 26वां प्रश्न। 26वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? ये अनुच्छेद 317 के तहत। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान है। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद किस में वर्णन है? 315 में। लोक सेवा आयोग के कृत्य का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 320 में। और लोक सेवा आयोग के व्यय का उल्लेख अनुच्छेद 322 में किया गया है। 27वां प्रश्न। 27वें प्रश्न में भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो किसको देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा को इसकी सूचना देंगे। लोकसभा को इसकी सूचना देकर भारत के उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। तो अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंब दी जाती है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई है? तो किस संस्था द्वारा की गई है? नीति आयोग द्वारा। राज्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमुख पहल है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में कर्नाटक शीर्ष पे है। अब जो है नई रिपोर्ट आई है तो उसके आंकड़े बदल गए हैं। इसको आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। 29वां प्रश्न की तरफ देखते हैं। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। अगर वित्तीय आपात की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, वह सारणी जो अंकों तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है कहलाती है? तो यह सारणी क्या कहलाती है? आवृत्ति वितरण सारणी। अंकों व उसकी बारंबारता को दर्शाने वाली सारणी को आवृत्ति वितरण सारणी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार जो है ये GDC की जो परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित कराई गई थी वर्ष 2019 में, उसके GS के 30 प्रश्नों को हम लोग ने देखा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।